हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड से रिलेटेड अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम क्या है, सेट। क्या हो रहा है कि बहुत से स्टूडेंट जो है वो घर में पढ़ना चाहते हैं, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से, या किसी के पास टेक्स्ट बुक नहीं है, या किसी के पास टेक्स्ट बुक है तो उसको कुछ पढ़ते समय डाउट्स आ रहे हैं, तो डाउट की वजह से वो आगे के होमवर्क नहीं कर पा रहा है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ कि जिसमें आपके जो भी छोटे मोटे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाए और आप घर में अपनी पढ़ाई कर सको। ठीक है, तो इस वीडियो के जरिए हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आपके सेट से रिलेटेड अगर कुछ डाउट होंगे तो वो डाउट क्लियर हो जाए, जिससे आप घर में होमवर्क कर सको, कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके देख सको और अपने आप को बिजी रख सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फर्स्ट लेसन ऑफ 9th स्टैंडर्ड इन अलजेब्रा, जिसका नाम क्या है, सेट। अब सेट क्या होता है? अब सेट यानी क्या होता है, जैसे कि देखो, सेट मीन्स कलेक्शन। क्या ध्यान में रखना है? सेट मीन कलेक्शन। किसी भी चीज़ का कलेक्शन करना मतलब ही क्या करना, उसका सेट बनाना। अभी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको क्या हैबिट रहती है कि शूज़ का कलेक्शन करना, किसी स्टूडेंट को हैबिट रहती है वॉच का कलेक्शन करना। बहुत से स्टूडेंट अलग अलग टाइप की जो मार्केट में वॉच आती रहती है, वो वॉच रहने के बावजूद भी वॉच लेते हैं और हर दिन नई वॉच पहन के जाने की उनकी हैबिट रहती है। मतलब उसने क्या किया, एक वॉच का कलेक्शन बना लिया। वॉच का कलेक्शन बनाया मतलब ही क्या किया, वॉच का एक उसने सेट बना दिया। अब ऐसे ऐसे स्टूडेंट है, आपने देखे होंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पेन का कलेक्शन करने की हैबिट रहती है। मार्केट में जो भी न्यू पेन आया तो वो पेन रहने के बावजूद भी वो पेन खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पेन का कलेक्शन करने की हैबिट है, ऐसा बोल सकते हैं। अब उसमें क्या होगा कि उसने जो पेन का कलेक्शन किया मतलब ही क्या किया, उसने एक पेन का उसने सेट बना दिया। तो इसी तरीके से बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिसको अलग अलग टाइप का कलेक्शन करने की हैबिट रहती है और उसी कलेक्शन को अपन सेट बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो टी शर्ट का कलेक्शन करते हैं, जैसे अंबानी ले लो, अंबानी को कार का कलेक्शन करने की हैबिट है, उसके पास वर्ल्ड की सबसे महंगी कार से लेके सभी टाइप की कार है, तो वो क्या किया, उसने कार का कलेक्शन किया है। तो इस टाइप का वो क्या हो रहा है, कलेक्शन को ही अपन सेट बोलेंगे। पर अब कलेक्शन को अपन सेट बोलेंगे, ये पूरी तरीके से डिफाइन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्या होता है, हर कलेक्शन यानी सेट नहीं हुआ। अब जैसे मैंने समझ लो कुछ पेन, कुछ शूज़ और कुछ वॉच मिला के आपको पूछा कि बताओ ये किसका कलेक्शन है, तो आप बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि वो वेल डिफाइन नहीं है। उसमें वॉच भी है, उसमें शूज़ भी है, उसमें पेन भी है, तो वो एक चीज़ का कलेक्शन नहीं हुआ, वो मिक्स चीज़ का कलेक्शन हो गया। तो सेट किसको बोलेंगे? सेट में वो वेल डिफाइंड रहना जरूरी है। वेल डिफाइंड मतलब अगर वो पेन का सेट है तो उसमें सिर्फ पेन ही रहना चाहिए, अगर वो वॉच का सेट है तो उसमें सिर्फ वॉच ही रहना चाहिए। तो इसका मतलब सेट अगर बोलना है तो सेट का मतलब क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको हम वेल डिफाइंड तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये इस चीज़ का कलेक्शन है ना। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं, सेट की डेफिनेशन। सेट को अगर डिफाइन करना है तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब देखो यहाँ पे मैंने ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है ये बहुत मेन है। वेल डिफाइंड जो है ये बहुत मेन है। और ये ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है, ऑब्जेक्ट यानी वही हुआ, पेन हो गया, पेन का कलेक्शन यानी पेन यानी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। शूज़ का कलेक्शन यानी शूज़ यानी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैंने बोला 9th स्टैंडर्ड की गर्ल्स का कलेक्शन तो गर्ल्स क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। तो इस तरीके से जिस चीज़ का कलेक्शन कर रहे हो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, अब कलेक्शन का तो मतलब आपको समझता है। अब कलेक्शन कैसा रहना चाहिए, वेल डिफाइंड रहना चाहिए। वेल डिफाइन अगर होगा, कलेक्शन कैसा होगा, वेल डिफाइन होगा, जिस किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। इसलिए सेट की डेफिनेशन याद रखना है, कैसा, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब एक फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे कि अगर मैंने आपको यहाँ पे लिखा एक सेट, ए इज अ सेट ऑफ AEIOU, ये एग्जांपल लिखा मैंने और मैंने आपसे को पूछा कि बताओ ये किसका सेट है, तो आप 99% स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको ये भी नहीं मालूम है कि वॉवेल्स यानी क्या होता है, वही गलती कर सकता है। पर 99% स्टूडेंट इजीली आंसर दे सकते हैं कि ये किसका सेट है, वॉवेल्स का सेट है। क्यों? क्योंकि वॉवेल जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं। तो ये सेट किसका हो गया, वॉवेल्स का।
तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इजीली आंसर दे देंगे ए इज़ अ सेट ऑफ वॉवेल्स, क्योंकि ये वॉवेल्स जो है वो वेल डिफाइंड तरीके से सभी को पता है। देन उसके बाद में अगर मैंने एक और सेट बनाया, बी नाम का सेट बनाया, समझ लो इसमें मैंने लिखा 2 4 6 8 10 ऐसा लिखा, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये किस चीज़ का सेट है या किस चीज़ का कलेक्शन है, या फिर इस सेट के अंदर में कौन से ऑब्जेक्ट है, तो आप देखोगे कि 2 4 6 8 10 दिख रहा है, तो आप इजीली बता दोगे अरे ये तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इवन नंबर का सेट हो गया। ये कौन से नंबर है, इवन नंबर है, आप बता दोगे। अब इसके बाद अगर मैंने एक और सेट बनाया 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसको क्लोज कर दिया, तो अब आप देखोगे कि ये किस चीज़ का सेट है। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, कैसे, अगर आपको पूरी तरीके से अच्छे से नॉलेज है नंबर्स का तो आप बता दोगे कैसे। देखो ये नंबर में यहाँ पे 0 भी आया, 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होते हैं, ये तो सबको पता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से होती है, 1 2 3 4, मतलब ये नेचुरल नंबर हो गए। पर अगर उसी नंबर की शुरुआत 0 से अगर होगी, 0 1 2 3 4, तो वो नेचुरल नंबर नहीं रहेंगे, वो कौन से नंबर रहेंगे, होल नंबर। तो अगर मैंने आपको पूछा कि बताओ कि ये जो सी सेट है वो किस चीज़ का कलेक्शन है, तो आप क्या बोलोगे, सी इज़ अ सेट ऑफ होल नंबर, सी इज़ अ सेट ऑफ होल नंबर। एक मिनट, सी इज़ अ सेट ऑफ होल नंबर, आ गया समझ में। उसके बाद में अगर मैंने और एक लिया एग्जांपल डी में लिखा मैंने 1 3 5 7 9 11 क्लोज, तो अब मैंने ये बोला कि बताओ ये जो एग्जांपल लिखा हूँ मैंने डी सेट, ये डी सेट किस चीज़ का कलेक्शन कर रहा है, तो आप बता दोगे कि 1 3 5 7 मतलब ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर का सेट है। ये कौन से नंबर का सेट हो गया, ऑड नंबर का सेट हो गया। अब एक लास्ट एग्जांपल और ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 1 नहीं एक मिनट 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 क्लोज। अब देखो ये ई जो सेट है, ये ई सेट किस चीज़ का कलेक्शन कर रहा है, तो ये अब आपको मालूम होगा 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 5 7, तो ये सभी नंबर ऐसे नंबर हैं जिसको सिर्फ उन्हीं से डिवीजन जाता है, जैसे 2 को सिर्फ 2 से डिवीजन जाएगा, 3 को सिर्फ 3 से डिवीजन जाएगा। तो ऐसे नंबर, द नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से ही डिवीजन होते हैं उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ये किस चीज़ का सेट है, प्राइम नंबर का सेट है, ये प्राइम नंबर का सेट है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये सब क्यों पॉसिबल हुआ, ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ये सभी चीज़ें कैसी है, वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन रहने की वजह से ही हम इसको बता सके। अगर यहाँ पे ये वेल डिफाइन अगर नहीं रहती तो हम ये इसको सेट नहीं बोलते, बराबर है। तो ये सभी एग्जांपल जो मैंने लिखा हूँ ये क्या है, कोई होल वॉवेल्स है, कोई इवन नंबर है, कोई होल नंबर है, कोई ऑड नंबर है और कोई प्राइम नंबर है, और इसका मतलब ये सभी चीज़ें अगर वेल डिफाइन है इस वजह से ये सब क्या है, सेट है। तो सेट की डेफिनेशन अभी आपके दिमाग में आ गई होंगी कि हम किसको सेट बोलेंगे, जो वेल डिफाइन कलेक्शन होगा उसी को हम सेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो पॉज करके आप इसे एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब देन इसके बाद मैं कुछ और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट में जैसे मैंने पहला लिखा स्टेटमेंट लिखा कि टीचर्स इन द स्कूल, टीचर इन द स्कूल, ये एक सेंटेंस लिखा। दूसरा इसी को मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, गुड टीचर इन द स्कूल, गुड टीचर इन द स्कूल। थर्ड एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, people in the village, people in the village, इसी को लिख देता हूँ मैं गुड, एक मिनट, गुड नहीं हैप्पी लिख देते हैं, हैप्पी पीपल इन द विलेज, ठीक है। अब देखो ये 4 एग्जाम्पल जो लिखा है इससे आपको समझ में आएगा कि किसको सेट बोलना है, किसको सेट नहीं बोलना है। जैसे मैंने बोला टीचर इन द स्कूल, टीचर इन द स्कूल, किसी भी स्टूडेंट को मैंने बोला टीचर इन द स्कूल का सेट बना के बताओ, तो बना सकता है। कैसे बनाएगा, जितने भी स्कूल के अंदर टीचर होंगे उनके नाम लिख के वो उसका एक सेट बना देगा। बट अगर मैंने उसको बोला कि गुड टीचर इन द स्कूल, तो वो सेट बना पाएगा क्या, वो नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि
हर स्टूडेंट को जो टीचर अच्छा लगता है वो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को वो टीचर उतना ही अच्छा लगता होगा। तो यहाँ पे तो कन्फ्यूज़न हो गया ना। तो कन्फ्यूजन होने की वजह से वो सेट बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। गुड टीचर बोलने की वजह से वो वेल डिफाइंड रहा क्या? नहीं रहा। इसलिए इसको ये सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ सेट। ये इट इज़ अ सेट। बट ये वाला एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे गुड वर्ड लगा दिया, तो ये क्या बन गया? इट इज़ नॉट अ सेट। इट इज़ नॉट अ सेट। ये वाला सेंटेंस देखो, पीपल इन द विलेज, इजीली बना देंगे आप सेट। पीपल इन द विलेज मतलब क्या करना है? उसको विलेज में कितने लोग रहते हैं उसका सेट बनाना है। ग्राम पंचायत में जाएगा, ग्राम पंचायत में उसको जैसे कि मंसर हो गया, तो वहाँ पे जितने भी पीपल्स होंगे, जितनी भी जनसंख्या होंगी, वो पूरे लोगों का एक सेट इजीली बन जाएगा। बट अगर वहीं पे अगर उसने बोल दिया हैप्पी पीपल इन द विलेज, तो वो सेट बनाने में कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। कौन हैप्पी है, कौन अनहैप्पी है, क्या पता उसको। इस वजह से वो सेट बनाने में कैसा हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। इस वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं रहने की वजह से पीपल इन द विलेज को अपन क्या बोलेंगे? इट इज़ अ सेट बोलेंगे। इट इज़ अ सेट, बट इट इज़ नॉट अ सेट। अब ये 4 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि किसको सेट बोलना है और किसको सेट नहीं बोलना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप ये एग्जाम्पल भी लिख लो। इससे आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि कब सेट रहेगा, कब सेट नहीं रहेगा। देन देखो, अभी जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने जो लिखा था A-E-I-O-U। अब ये एग्जांपल में क्या होता है, ये सभी को पता है कि ये वॉवेल का सेट है। तो वॉवेल का सेट है, तो इसमें ये जो A है, ये A को क्या बोलते हैं? नेम ऑफ द सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेम ऑफ द सेट। नेम ऑफ द सेट। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि सेट का जो नाम लिखा जाता है वो हमेशा क्या में रहता है? कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। सेट का जो नाम है वो हमेशा क्या रहेगा? कैपिटल लेटर में रहेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। और ये जो दिख रहा है, ये A-E-I-O-U मतलब A-E-I-O-U, ये सभी को अपन क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट। इसको और एक चीज़ है, और ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको आप। और एक चीज़ है, इसको मेंबर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये A-E-I-O-U, ये जितनी भी चीज़ दिख रही है, इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और मेंबर भी बोल सकते हैं। आपको जो वर्ड अच्छा लगता है वो आप इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये बोलूँगा कि एलिमेंट सबसे बेस्ट है। हम आगे चल के ये जो सेट के जो ये ऑब्जेक्ट है या मेंबर है, इसको हम एलिमेंट बोल के यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान में रखो, जैसे कि देखो, अभी मुझे बोलना है कि ए जो है वो ए सेट का एलिमेंट है। ए जो है वो ए सेट का एलिमेंट है, ऐसा लिखना है। तो यहाँ पे मैं ये इप्सिलॉन का साइन कर दूंगा। ये कौन सा साइन है? इप्सिलॉन का साइन है। ठीक है, इप्सिलॉन का साइन है। और इसको रीड कैसा करते हैं? ये साइन को रीड कैसा करते हैं? रीड एज ए बिलोंग्स टू। रीड एज ए बिलोंग टू, यानी बिलोंग्स टू इसको बोलना पड़ता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर आप पढ़ोगे तो इसको बोले, इसको रीड करते समय ऐसा लिख सकते हैं, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऐसा बोल सकते हो। यानी इसको अगर आपको रीड करना है तो इस तरीके से रीड होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो A-E-I-O-U में बी है क्या? स्मॉल बी लिख दिया तो नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? बी, और यहाँ पे लिख दिया ए। ये सेट का नाम है और ये बी यानी एलिमेंट हो गया। तो जो बी है वो ए सेट का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है? सिर्फ नॉट करके एक वर्टिकल लाइन मारना है। बी इज़ नॉट अ सेट ऑफ, बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे क्या आएगा? बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसको ऐसा रीड करेंगे, मतलब ये समझ में आ रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं? सिंबॉलिकली इसको रीड क्या करते हैं? इप्सिलॉन का साइन बोलते हैं। इसको किसका साइन बोलते हैं? इप्सिलॉन का। और इसको रीड कैसा करते हैं? बिलोंग्स टू। और अगर मैंने इसको ऐसा लिखा ए इप्सिलॉन या ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए को, मतलब क्या हो रहा है इसका वाला कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या हुआ? बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद अपने को क्या देखना है? इसके बाद अपने को देखना है कि सेट को लिखने की 2 मेथड होती है। सेट को 2 टाइप से लिखा जाता है। जैसे कि ये एक एग्जांपल लिखा हूँ मैंने, तो ये भी एक सेट लिखने की क्या होगी? मेथड होगी।
ये जो लिखा हो ये एक सेट लिखने की मेथड होगी, इसको अपन रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म, लिस्टिंग फॉर्म इसको बोल सकते हैं, ठीक है। पर अभी अपन क्या करेंगे, पहले ये वीडियो पॉज करके ये लिख लो जिसमें अपन सेट के बारे में पढ़े पूरा कि सेट किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखने वाले हैं सेट को लिखने की दो मेथड, कि सेट को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं, और वो कौन सी है वो इसके बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। अभी ध्यान दो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेट को लिखने की दो मेथड, कितनी मेथड है, टू मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। सेट क्या होता है ये मैंने आपको अभी बता दिया। सेट का इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, सेट के बहुत से एग्जांपल देख ली, किसको सेट बोलना है किसको सेट नहीं बोलना है, किसको हम सेट बोल सकते हैं और किसको हम सेट नहीं बोल सकते, ठीक है। सेट में एक ही वर्ड याद रखना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो टू मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट में फर्स्ट मेथड का नाम क्या है, रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म को और एक नाम है लिस्टिंग मेथड। ये दोनों नाम आपको याद रखना, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कोई एक एग्जांपल दे देगा और वहां पे लिखा रहेगा write the following example in roster form, या फिर बोलेगा write the following example in listing method। तो आप इस टाइप पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड अलग-अलग तो नहीं है, अलग-अलग नहीं है, वो एक ही मेथड, ठीक है। रोस्टर फॉर्म मतलब ही लिस्टिंग मेथड होता है। अब उसको पूछने के समय पे वो आपको रोस्टर फॉर्म भी पूछ सकता है या रोस्टर फॉर्म की जगह लिस्टिंग मेथड भी पूछ सकता है, पर दोनों का नाम क्या है, दोनों का काम एक ही है, नाम अलग-अलग है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये रोस्टर फॉर्म जो है और लिस्टिंग फॉर्म जो है, इसमें ये चार जो मैंने स्टेप लिख के दिया वो ये जो चार कंडीशंस बोलेंगे इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ये चार कंडीशन अगर वो फॉलो कर रहा होगा तो उसको अपन रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। अगर चार में से एक भी अगर कंडीशन वो फॉलो नहीं कर रहा है इसका मतलब वो क्या है, वो रोस्टर फॉर्म नहीं है, वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो चलो अभी जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, जैसे कि यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया a = A-E-I-O-U। तो देखो ये जो है ये एग्जांपल को अपन किस चीज का एग्जांपल बोल सकते हैं, रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं। ये रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल हो गया। कैसे, तो रोस्टर फॉर्म की जो कंडीशन है वो पूरी कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। कैसे, देखो पहली कंडीशन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर इनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट। तो ये देखो ये ओपन कर्ली ब्रैकेट है और ये क्या है, क्लोज कर्ली ब्रैकेट। ये जितने भी एलिमेंट्स लिखा हूं मैंने वो क्या रहना चाहिए, आर इनक्लोज, इनक्लोज मतलब ओपन कर्ली ब्रैकेट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट दोनों रहना चाहिए, और वो पूरी के पूरी एलिमेंट ये दोनों कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो इसमें सैटिस्फाई हो गई। तो जी एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर इनक्लोज विद इन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, ईच एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस। ईच एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर में जो एलिमेंट लिखे हैं वो हर एलिमेंट से कितने बार लिखना चाहिए, एक ही बार आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो ये पहला जो कंडीशन था इसमें बोला उसने कि एलिमेंट ऑफ द सेट आर इनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट। अगर मैंने यहां पे कर्ली ब्रैकेट देना भूल गया, A-E-I-O-U ऐसा ही लिखा भूल गया, ये ऐसा क्लोज करना मैं भूल गया, ये क्लोज करना अगर भूल गया तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए उसने बोला है कि ओपन कर्ली ब्रैकेट भी है तो क्लोज कर्ली ब्रैकेट भी रहना जरूरी है, तो इसलिए इनक्लोज वर्ड यहां पे आता है। उसके बाद में इसने बोला है कि अगर मैंने इसी को अगर ऐसा लिखा A-E-I-O-U-A ऐसा लिख दिया, तो अब यहां देखोगे यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो ये क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो वो क्या बोल रहा है, रोस्टर फॉर्म लिखते समय कोई भी एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि ये A यहां पे रिपीट हुआ, यहां पे भी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका आंसर रॉन्ग है। तो इसलिए सेकंड कंडीशन उसमें फॉलो करना जो जरूरी है, ईच एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, इसलिए ये क्या है। अब नेक्स्ट, एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कॉमा। देखो ये हर एलिमेंट क्या है, कॉमा से सेपरेटेड। अगर मैं इसको ऐसा लिख दिया तो आप क्या करोगे, A-E-I-O-U ऐसा लिख दिया, क्या होगा, ये एलिमेंट जो है कॉमा से सेपरेट है क्या, नहीं है। अगर ये कॉमा से सेपरेट नहीं रहेंगे तो इसको हम क्या नहीं बोल सकते, रोस्टर फॉर्म नहीं बोल सकते। वो कोई बोलना चाहता है कि एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कॉमा। जब भी रोस्टर फॉर्म लिखोगे, रोस्टर फॉर्म में जो भी एग्जांपल आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो उसके लिए तुमको ये कॉमा से उसके एलिमेंट सेपरेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये फोर्थ पॉइंट, जो ऑर्डर ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्स इन सेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर मतलब क्या होता है, ये ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ द राइटिंग द एलिमेंट इन द सेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। नॉट इंपॉर्टेंट यानी क्या हो गया कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मैंने समझ लो ए को मैंने ऐसा लिखा A-E-I-O
यू, एक तरीका ये लिखा, ये ए तो मैं ऐसा लिख दिया ई ए आई ओ यू, या फिर मैंने इसको ऐसा लिख दिया ए ई ओ यू आई। ये क्या गलत हो गया क्या? ये गलत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सभी के अंदर में क्या है, वोवेल सी है। ये भी वोवेल से डिनोट कर रहा है, ये भी वोवेल से डिनोट कर रहा है, ये भी वोवेल से डिनोट कर रहा है, ये भी वोवेल से डिनोट कर रहा है। अब वो कह रहा है कि इसमें जो एलिमेंट्स लिखे वो एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया। कोई स्टूडेंट को लाइन से याद आ रहा है, वो स्टूडेंट जो लर्न कर रहे थे कि वोवेल्स क्या है, ए ई आई ओ यू, तो वो ए ई आई ओ यू लिख देगा। और जो स्टूडेंट याद नहीं कर रहा वो उसको जैसे याद आ रहा वैसा लिखना। जैसे कि इसको पहले नाम आ गया कि ए वोवेल से, फिर एकदम से याद आ रहा उसको ओ भी वोवेल से, फिर ई वोवेल से, यानी आगे पीछे उसको लर्न, आगे पीछे उसको याद आ रहा है, वो आगे पीछे लिखता है। और उसने भी तो याद करके 5 वोवेल्स लिखा ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए ई ओ यू आई ये भी वोवेल्स है, ये भी वोवेल्स है, ये भी वोवेल्स है। मतलब उसमें ये जो वोवेल्स, ये जो एलिमेंट लिखने का जो ऑर्डर है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ए ई आई ओ यू में पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर यू आएगा, ऐसा कोई एरिया नहीं। इसमें ऑर्डर कुछ भी लिख सकते, इसलिए उसने बोला ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। The order of writing the element in a set is not important. तो ये कोई भी ऑर्डर आप लिख सकते हैं, जिसको जैसा याद आता है वो वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 मेथड जो है सेट की, उसमें से जो मैंने फर्स्ट मेथड समझाया रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में ये 4 कंडीशन फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर ये 4 कंडीशन वो सेट फॉलो करना है तो वो रोस्टर फॉर्म है। अगर उसमें से एक भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं कर रहा, जैसे देखो एग्जाम में अगर अपनी गलती से यहां हमारे देने भूल गए, ए में दिए, ई में दिए, आई और ओ के बीच में कॉमा देने भूल गए, तो एग्जामिनर क्या करेगा, क्रॉस कर देगा, ये रॉन्ग लिखा आपने, ठीक है। एग्जांपल क्या कराएगा, ए इज ए सेट ऑफ वोवेल, ए इज अ सेट ऑफ वोवेल, ये आपका क्वेश्चन हो गया। और यहां पे लिखना राइट इट इन रोस्टर फॉर्म, राइट इट इन रोस्टर फॉर्म, ऐसा है। मतलब ये सेट ऑफ वोवेल्स राइट इट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिख के बताओ। और आपने कैसा लिखा है, ऐसा लिख दिया ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ए ई आई ओ यू, और यहां पे कॉमा लेना भूल गए, तो मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर उसका ध्यान रहा यहां पे कॉमा नहीं दिख रहा है तो ये रॉन्ग। अगर किसी ने ऐसा लिख दिया, यहां कॉमा दिया और ये क्लोज करना भूल गए, ए ई आई ओ यू, और ये कर्ली ब्रैकेट देना भूल गए, तो ये रॉन्ग हो गया। समझ लगा बात को, क्या करना है, ठीक है। अगर मान लो उसने ये भी दे दिया, कर्ली ब्रैकेट भी दे दिया, पर गलती से उसने क्या करा कि एक ए और रिपीट कर दिया, भूल गया ए ई आई ओ यू और फिर से ए रिपीट कर दिया उसने लिखते लिखते, तो ये ए यहां से रिपीट होने की वजह से ये फिर से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि रोस्टर फॉर्म बोला तो मजाक नहीं है। रोस्टर फॉर्म में हर एक कंडीशन तुमको याद रखना है कि रोस्टर फॉर्म में ये जो 4 कंडीशन है ये फॉलो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर दो, ठीक है। और ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म के बाद में आता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसी कुछ कंडीशन नहीं है, पर उसको लिखने का जो पैटर्न है ना वो आपको समझना है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे रोस्टर फॉर्म में जो मैंने एक एग्जांपल लिखा वोवेल्स का, उसको कैसा लिखा है, रोस्टर फॉर्म में ऐसा लिखना पड़ता है कि ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, ओपन कर्ली ब्रैकेट में ए ई आई ओ यू और क्लोज कर्ली ब्रैकेट, ये हो गया। ये जो मैंने एग्जांपल लिखा ये एग्जांपल है अ सेट ऑफ वोवेल्स का, पर ये सेट ऑफ वोवेल्स का जो एग्जांपल है मैंने कौन से फॉर्म में लिखा, रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब यही एग्जांपल को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसा लिख रहा हूँ वो ध्यान दो। यहाँ पे कैसा लिखा मैंने, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स। अब ये वर्टिकल जो लाइन है, ये वर्टिकल लाइन को क्या रीड करना पड़ता है, सच दैट रीड करना पड़ता है। तो इसको कैसा पढ़ रहा हूँ मैं, देखो एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब यहाँ पे एक मिनट, एक्स इज अ सेट ऑफ वोवेल, एक मिनट इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, इज अ सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट। अब ध्यान दो क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवेल्स है उसका ये क्या है, सेट है। आगे समझ में, तो ये चीज ऐसा लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में और इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा लिखते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा बी कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखा 2 4 6 8 डॉट 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 20।
तो अब ये जो है ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसा लिखा हूँ वो समझ लो। यहाँ पे लिखा मैंने b इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई। अब देखो यहाँ पे मैंने x वेरिएबल यूज़ किया तो जरूरी नहीं हमेशा x ही रखना है, आप यहाँ पे y m कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, पर लिखते समय कैसा लिखना है, अगर इधर x लिखे तो इधर कर्ली ब्रैकेट के बाद इधर में भी x ही आने को ना, x सच दैट x, y सच दैट y, ऐसा ही आने को ना। तो y सच दैट y इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 21। लेस देन 21 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे इसकी एंडिंग क्या थी, 20 तक इसकी एंडिंग है, तो इसलिए यहाँ पे लेस देन 21 लिखना पड़ेगा। लेस देन 21 बोलेंगे तो 21 से कम, 21 से कम इवन नेचुरल नंबर लिखो। तो 21 से कम इवन नेचुरल नंबर में एंडिंग कहाँ पे होगा, 20 पे हो जाएगा। तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म का तरीका। ठीक है, अब इसमें कौन सी चीज़ ध्यान में रखना है, ध्यान में रखो, ये जो लाइन होती है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसके जगह कभी कभी कोलन भी आता है, कोलन भी आ सकता है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, एक तो वर्टिकल लाइन या फिर कोलन, और इसको रीड क्या करना पड़ता है, इसको रीड करना पड़ता है सच दैट, इसको रीड क्या करना पड़ता है, सच दैट। और देखो ये जो कर्ली ब्रैकेट है, ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट, इसको पढ़ना पड़ता है, इसके सेट बिल्डर फॉर्म में इसको पढ़ना पड़ता है सेट ऑफ, क्या पढ़ना पड़ता है, सेट ऑफ। ठीक है, अब देखो इसको मैं पूरा रीड करके बता रहा हूँ कि जैसे ये वर्टिकल लाइन को क्या बोले आपने, ये वर्टिकल लाइन आएगा या कोलन आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक में वर्टिकल लाइन लिखा, समझ लो एक में कोलन लिख देता हूँ, दोनों तरीके से लिख सकते हैं आप, वर्टिकल लाइन भी दे सकते हैं, कोलन भी दे सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन या कोलन को पढ़ना क्या पड़ता है, सच दैट पढ़ना पड़ता है, और ये ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट को क्या पढ़ना पड़ता है, सेट ऑफ। तो अब जैसे कि समझ लो मैं ये इसको रीड कर रहा हूँ, इसको मैं कैसा रीड करूँगा, रीड एज ए इज ए सेट, इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज a set of vowel in English alphabet। ये हो गया पूरा, इस सेट को पढ़ना कैसा है, a is a set of all x, क्योंकि यहाँ पे x लिया इसलिए all x, सभी x के लिए ये यहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद all a is a set of all x, फिर क्या आएगा, such that एक मिनट, such that x is a set of vowel in English alphabet, ये जैसा का वैसा आएगा। अगर इसको रीड करना है तो इसको कैसे रीड करोगे, b is, देखो यहाँ पे एक ही जगह क्या आएगा, b is a set of all y, x की जगह क्या लिखोगे आप, y, फिर ये कोलन को क्या पढ़ोगे, such that y is an even natural number less than 21। ये हो गया उसका पढ़ने का तरीका। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म को आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। तो आप इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें लिखने का तरीका अलग है और इसमें लिखने का तरीका अलग है। ये रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करना पड़ता है और सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसका तरीका अलग ही है। ठीक है, तो आप देखो ये वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसमें कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ, लिख के बता दो। एग्जाम्पल में क्या लिख रहे हैं, ए सेट बनाओ, ए इज ए सेट ऑफ even number, a is a set of even number from 1 to 20। ये एग्जांपल लिया मैंने। अब ये एग्जांपल का रोस्टर फॉर्म देखो, रोस्टर फॉर्म में क्या लिखोगे आप, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब इसी को अपन लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को अपन क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आएगा, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और लेस देन 21 लिखूंगा तो 18 तक ही आएगा, इसलिए 21। ठीक है, और देखो इसी को मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ, कैसा, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू टू 2n, कॉमा n बिलोंग्स टू कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, कॉमा और n इज लेस देन
n इज लेस देन, देखो तुमने देखे होंगे इवन नंबर में 2 का गैप है, तो 20 होना तो 10 तक जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 11 लिख लेता हूँ। अभी ये समझाऊंगा आपको, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो देखो ये भी राइट आंसर है और ये भी राइट आंसर है। अब ये जो है ये आपको आने वाले समय में 11th स्टैंडर्ड वगैरह में आपको इस टाइप का देखने मिलेगा, ठीक है। आप 9th में भी इसको सेट बिल्डर फॉर्म को इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, पर ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से लिखा जाता है। और ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न भी आप समझ लो, आपको आने वाले समय में ये काम में आएगा। कैसे, देखो अब ये जो लिखा, इसमें क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि ये और ये जो लिखा हूँ मैंने, ये मेन है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, n कैपिटल N मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो n यानी क्या लेना है आपको, नेचुरल नंबर लेना है। तो नेचुरल नंबर में सबसे पहले क्या आएगा, 1 2 3 4 ऐसा बिलोंग्स टू आएगा कि 1 क्या है, नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, 2 क्या है, नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, ऐसा सो ऑन। अब ये क्या होगा, पहले ये 1 आया तो यहाँ पे 1 जाएगा, 1 यहाँ गया, 1 इज लेस देन 11, कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। हाँ 1 जो है वो 11 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई। जैसी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 इंटू 1 मतलब कितना मिलेगा, 2। फिर यहाँ पे आएगा 2 इज लेस देन 11, कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। फिर ये 2 भी इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 मतलब कितना, 4, ठीक है। फिर ऐसा चलते जाएगा। और फिर एक सिचुएशन ऐसे आएंगी कि यहाँ पे आएगा 11 इज लेस देन 11, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, क्या 11 इज लेस देन 11 नहीं है, 11 इक्वल टू 11 होना था, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्या, नहीं, तो ये इधर आएगा क्या, नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कब तक जाएगा, पहले 1 जाएगा, 2 3 4 ऐसा करते करते 10 तक जाएगा। 10 इज लेस देन 11, कंडीशन सेटिस्फाई, तो 10 तक बनेगा। ये कहाँ तक बनेगा, ये 20 तक जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 10 ऐसा आएगा, 2 इंटू 10 20। और जैसा यहाँ पे 11 आएगा तो 11 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये इधर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये जो लिखा मैंने, तो इससे भी आपको क्या मिल रहा है, ये तो मिल रहा है। तो ये जो है ये रोस्टर फॉर्म में है, और ये जो लिखा हुआ मैंने ये सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये भी राइट आंसर है और ये भी राइट आंसर है। इसमें इजीली बोल अपन ने कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 21। लेस देन 21 मतलब वही हुआ कि यहाँ पे x को क्या समझना है आपको, इवन नेचुरल नंबर है, और वो कहाँ तक लेना है, 21 से छोटा, मतलब 20 तक लेना है। हो गया, तो ये भी राइट आंसर है और ये भी राइट आंसर है। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करके तुम इसको भी नोट डाउन कर लो, यानी आने वाले समय में आपको अगर इस टाइप का एग्जाम्पल अगर आया और उसने इसको बोला कि इसको तुम ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। देखिए अभी क्या है, अपन ने इसके पहले लिस्टिंग फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, मतलब रोस्टर मेथड भी अपन देख चुके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म भी अपन देख चुके हैं। अब आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल मैंने यहाँ ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ, और ये टेबल को आपको फिल करना है, ठीक है। तो टेबल में हो क्या रहा है, एक्चुअली आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है तो उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और रोस्टर फॉर्म में दिया है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, मतलब यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है उसको आपको फिलअप करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, और यहाँ पे लिखा है सेट बिल्डर और रूल मेथड। अब जैसे कि पहला एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एग्जांपल में क्या बोला है, इसने ये रोस्टर फॉर्म में अपने को लिख के दिया है, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 2 4 6 8 10 12 14। मतलब इस नंबर को पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि ये कौन से नंबर है, 2 4 6 8 10 12, मतलब ये इवन नंबर है, तो ये अपने को समझ में आ गया। अब अगर ये इवन नंबर है तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इसको अपने को अब क्या में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए कंडीशन क्या रहती है, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, क्या लिखेंगे अपन, इवन नेचुरल नंबर। ये नंबर तक तो ठीक है, पर अभी यहाँ पे अपने को एक चीज़ और क्या लिखना पड़ेगा कि देखो यहाँ एंडिंग कितने से हो रही है, 14 से एंड हो रहा है, 14 से एंड हो रहा है, मतलब लेस देन 15 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर लेस देन 15 और क्लोज कर ली ब्रैकेट। लेस देन क्या लिखा मैंने, 15 से छोटा, 15 से छोटा इवन नंबर कौन सा आ सकता है, आखिरी का 14, मतलब ये 14 पे एंड हो जाएगा। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया उसका सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो, अब यहाँ पे दिया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, क्या बोल रहा है, x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी क्या होता है,
तो आपको पता होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर हो। जैसे कि देखो मैंने एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे समझ लो 2 यानी ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर हो। जैसे कि देखो मैंने एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे समझ लो 2, तो 2 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। और मैंने लिखा 4, तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। तो 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहेगा, पर 4 रहेगा। अब जैसे कि मैंने लिखा 5, तो 5 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। पर अगर मैंने लिखा 25, तो 25 क्या है? स्क्वायर है किसका? 5 का। मतलब 25 किसी का तो स्क्वायर है ना, 25 किसी का तो भी स्क्वायर है ना, मतलब वो क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। ऐसा नंबर जो किसी ना किसी नंबर का क्या रहने को ना, स्क्वायर रहने को ना, उस नंबर को अपन क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। इसलिए देखो 5 परफेक्ट स्क्वायर में नंबर में नहीं आएगा। 12 लिखूंगा, 12 किसी का स्क्वायर है क्या? आप करके देखो, कोई ऐसा नंबर है क्या जिसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो 12 आएगा? नहीं है। तो इसका मतलब 12 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ क्या? नहीं हुआ। पर अगर मैंने 16 लिखा, मैंने लिखा 16, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो 4 का स्क्वायर करके देखो, 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16 आता है। मतलब 4 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 16 मिलता है। मतलब 16 किसी ना किसी नंबर का क्या है? स्क्वायर है। इस वजह से अपन इसको क्या बोलेंगे? 16 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो वही होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब इसने अपने को वही बोला है कि एक ऐसा सेट बनाओ जो 1 से लेकर 20 के बीच में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते होंगे वो उसमें रहने को ना। तो क्या आएगा? तो देखो अब 1 जो है वो 1 का स्क्वायर, तो 1 खुद ही क्या है? 1 का स्क्वायर 1 करो बनाता है। मतलब 1 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 आएगा क्या? नहीं आएगा। 3 नहीं। 4 आएगा? 4 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 4 के बाद 5 आएगा क्या? नहीं। 6 नहीं आएगा। 8 नहीं आएगा। 9 आएगा। क्यों? क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 9 आएगा। फिर उसी तरह 16 आएगा। और 16 के बाद मैं 25 लिख सकता हूँ क्या? 25 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है? 1 to 20। तो 25 जो है वो 20 से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो मेरे को ये 25 लिखते आएगा क्या? नहीं। मतलब मैं 16 में एंड कर दूंगा। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। ये था आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल तो मैंने आपको बहुत बार लिया हूँ। सी इज अ सेट ऑफ क्या? ए ई आई ओ यू। तो ये वॉवेल्स है। तो अब इसको अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या लिखेंगे? सी वाई सच दैट वाई इज ए वॉवेल, वाई सच दैट वाई इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। वाई सच दैट वाई इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बोल रहा है? देखो वाई सच दैट वाई इज ए कलर इन द रेनबो। कलर इन द रेनबो अभी मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? कलर इन द रेनबो उसने बोला है, पर यहाँ पे अपने को रेनबो के पूरे 7 कलर के नाम लिख के बताना पड़ेगा। तो क्या आएगा? पहले आएगा वॉयलेट, फिर आएगा इंडिगो, वॉयलेट, इंडिगो, फिर ब्लू, फिर येलो, फिर रेड, ग्रीन, 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन सा छूट गया? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन, विथ जी और ऑरेंज। ये हो गया आपका किसका? रेनबो का रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड कंडीशन दिया है कि x जो है वो -3 से बड़ा रहने को ना और +3 से छोटा रहने को ना। बट x कौन सा नंबर है? इंटीजर है बोलता। इंटीजर के बारे में अगर आपको पता होगा, आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। इंटीजर यानी क्या होता है? देखो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे नेचुरल नंबर बोला तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3, ये हो गया आपके नेचुरल नंबर। इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। होल नंबर बोला तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये होल नंबर हो गया। ठीक है, अब आता है इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर क्या होता है? देखो इंटीजर बोला तो इंटीजर में क्या आएगा? 0 तो आएगा जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएंगे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इधर से माइनस वैल्यू आएगी -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट।
मतलब इंटीजर को आई से डिनोट करते हैं और इंटीजर नंबर में 0 भी आता है, पॉजिटिव वैल्यू भी आती है और निगेटिव वैल्यू भी आती है। तो इसलिए इसने यहाँ पे क्या बोला है, P इज़ अ सेट ऑफ x सच दैट x इज़ एन इंटीजर, इंटीजर रहना चाहिए। और उसमें कंडीशन क्या दिया कि x क्या रहना चाहिए, -3 से बड़ा और 3 से पॉजिटिव 3 से छोटा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, x बोला उसने -3 से बड़ा रहने को ना, -3 से बड़ा मतलब कौन सा आएगा, -2 -1 0, -2 देखो -3 मतलब -2 बड़ा है -3 से, -1 बड़ा है -2 से, 0 से भी बड़ा है, और 3 से क्या रहना चाहिए, छोटा। 3 से छोटा मतलब 1 आएगा और 2 आएगा। ये हो गया आपका सेट। ठीक है, अभी एक बार और समझा देते हैं। देखो क्या हो रहा है, आपको पता होगा, अगर मैंने बोला -5 और -4 में बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो माइनस साइन अगर लगी रही तो जो बड़ा रहता है वही छोटा पकड़ना पड़ता है। मतलब देखो -5 और इसमें देखो, अगर आप ऐसा लिखोगे तो आप कोई भी बता देगा कि ये बड़ा है, ऐसा आएगा। पर माइनस साइन अगर लग गया, -5 और -4 ऐसा लिखा तो ये बड़ा हो जाएगा। जो छोटा रहता है वो बड़ा हो जाता है और जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है। तो अब इसमें देखो -3, ये क्या हो जाएगा, -3, जैसे यहाँ पे -5 क्या है, छोटा है, तो वैसे -3 क्या रहेगा, -2 से छोटा रहेगा, -1 से भी छोटा रहेगा, 0 से भी छोटा रहेगा, और 1 से तो छोटा रहेगा, 3 से भी छोटा, 2 से भी छोटा रहेगा। ठीक है, और वो जो है 3, तो वो उससे x जो है वो 3 से क्या रहना चाहिए, बोलता है छोटा रहना चाहिए। तो 1 देखो 3 से छोटा है, 2 देखो 3 से छोटा है। अगर 3 ले लूँगा तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका P से। अब ये लास्ट और एक, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो एक लास्ट है, ये जो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया देखो, m = कर्ली ब्रैकेट में 1 8 27 64 और 125। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, ये 1 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 4 का क्यूब हो गया और ये 5 का क्यूब हो गया। अब आने वाले समय में क्या आएगा, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब एंड सो ऑन, ये चलते रहने वाला है। ठीक है, तो ये इसमें समझ में क्या आया कि ये क्या है, क्यूब है। और ये क्यूब किसका है, पॉजिटिव इंटीजर का। पॉजिटिव इंटीजर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो 1 से स्टार्ट किया, इसमें इधर माइनस वैल्यू ही क्या नहीं है, मतलब ये पूरे कैसा है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, तो ये सब 1 2 3 ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है ना। इसमें एंडिंग नहीं किया, एंडिंग किया रहता तो अपन ने कुछ और लिख रहते, पर एंडिंग नहीं करने की वजह से इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर का क्या है, क्यूब। तो अपन इसको सेट कैसा मानेंगे, m = कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज ए क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, x सच दैट x इज ए क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब यहाँ पे देखो क्यूब भी आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर आ गया। पॉजिटिव इंटीजर यानी क्या हो गया, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड सो ऑन। तो ये चलते रहेगा। पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया तो पॉजिटिव इंटीजर कैसे, अनलिमिटेड है, और ये भी कैसा है, अनलिमिटेड है। इस वजह से ये एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये टेबल को आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और घर में अपने मन से कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, तो चलिए।